Okay, so let's start with cell membrane, which is a very important topic of cell biology. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्या कह सकते हैं, हर एग्जाम जो कि रिलेटेड टू लाइफ साइंस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CSIR नेट का ले लो, चाहे वो CUET का ले लो, IIT जैम का ले लो, गैट भी ले लीजिए या गैट ले लीजिए, DBT, जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के लिए सेल बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं आज सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से सेल बायोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेके चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल का, या मैं कह सकता हूँ आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बहुत अलग अलग तरीके से फंक्शन कर सकती है, चाहे वो बैरियर की तरह काम ले लो, या जो एक्सचेंज होता है बिटवीन टू सेल्स, या किसी सेल का और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है। तो इस टाइप के जितने भी एक्सचेंज हो सकते हैं या इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, वो परफॉर्म के लिए एक सेल मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन वैसे तो हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल ले लो, लेकिन स्पेसिफिकली इसकी जो स्टडी करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे जो इसकी स्टडी करी जाती है, वो करी जाती है एनिमल सेल के अंदर। ओके, एनिमल सेल के अंदर क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसकी जो मोस्ट आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। चाहे प्लांट सेल ले ले, प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसके अंदर आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है। और बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें तो उसकी आउटर कवरिंग भी सेल वॉल होती है, जो कि पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई होती है। यीस्ट की बात कर लें, जो फंगस होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उसकी भी जो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी भी आउटर सेल वॉल होती है, जो कि काइटिन की बनी होती है। प्लांट सेल की सेलुलोज की बनी हुई होती है। बैक्टीरियल की जैसे बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा होता है कि किसी भी तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होती है। बाकियों में भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसकी इतनी परफेक्टली अपन स्टडी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, एनिमल सेल की बात करेंगे, क्योंकि एनिमल सेल में अपन सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई एनिमल सेल है या कोई सेल है। ठीक है, इसकी जो ये आउटर कवरिंग होती है, इसी को अपन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हिंदी में इसको आई गेस कोशिका झिल्ली कहते हैं, बट हिंदी में ज्यादा नहीं डीप जाएंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, आउटर कवरिंग जो होती है किसी भी एनिमल सेल की, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब ये बनी हुई किस चीज से होती है, क्या कंपोजिशन होती है? तो मोस्टली जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड्स की। ठीक है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। और मोस्टली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपिड्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। वैसे और भी इसकी कई तरह की कंपोजिशंस होती है, वो आगे डीप में देखेंगे, पर मोस्टली फॉस्फोलिपिड या लिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, वो एक सिंगल लेयर्ड नहीं होती, वो बाई लेयर्ड होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इज बाई लेयर। तो एनिमल सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली बाई लेयर होती है, बाई लेयर्स होती है। बाई लेयर भी किसकी? वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो अगर एक बेसिक बात करें तो मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल के आउटर स्ट्रक्चर कवरिंग होती है। ठीक है, लिपिड्स की बनी हुई होती है बेसिकली, मोस्टली इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बाई लेयर में प्रेजेंट होती है। बाई लेयर में एक बार आपको यही बता देता हूँ, जैसे मान लो
ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये बार मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट यहाँ पे एक हल्का कुछ ऐसे, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है अगर इसको यहाँ पे जूम करके देखें तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जिसके ऊपर नीचे ये इस टाइप से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं या फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या है, लिपिड्स, और ये डबल कंपोजिशन में, जैसे एक अपर साइड में भी है और एक लोअर साइड में भी है, ठीक है, तो दो लेयर है, तो इसी मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, लिपिड बाई लेयर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूं, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, तो जो एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का एक बेसिक डायग्राम होता है लिपिड की, जो अपनी मेम्ब्रेन अपन स्टडी करते हैं उसका, ये जो आप देख रहे हैं ये लिपिड्स है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है और ये क्या है, ये लिपिड्स है, ये लिपिड का हेड ग्रुप है और ये इसकी टेल है, ठीक है, तो ये बाई लेयर में, जैसे वापिस आपको मैं यहाँ बना के दिखाऊं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये इस टाइप से, इसको कहते हैं लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और ये डबल कंपोजिशन में है तो इसलिए इसको कहा जाता है लिपिड बाई लेयर, मतलब लिपिड की बाई लेयर, ठीक है, ये कुछ किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये रेल रोड ट्रैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अगेन इन केस अगर किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि कोई चार ऑप्शन दे दे कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा किस का स्ट्रक्चर जो है वो रेल रोड टाइप का विजुअलाइज होता है, तो वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये रेल रोड ट्रैक इस टाइप का कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये। अब दूसरी चीज, चलो एक बार मैं इसको हेड ग्रुप और इस चीज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये एक लिपिड है या फॉस्फोलिपिड कह सकते हैं, ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, क्या है ये, एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये जो इसका अपर पोर्शन है इसको अपन कहते हैं हेड ग्रुप, हेड, और ये जो होती है ये होती है टेल, ठीक है, तो दो इसके पोर्शंस होते हैं, हेड एंड टेल, सेम वैसे ही इसका जो जैसे ये अपर पोर्शन है ये हेड और टेल का बना हुआ है, और सेम ऐसे का ऐसे ही इसका जो इंटीरियर पोर्शन है ये भी इसके अंदर भी सेम कंपोजिशन होगी फॉस्फोलिपिड की, वो भी हेड और टेल की होगी, ठीक है। अब जो हेड है ना, हेड होता है पोलर ग्रुप, हेड होता है पोलर ग्रुप, एंड जो टेल होती है वो होता है नॉन पोलर, टेल नॉन पोलर होती है और हेड जो होता है वो होता है पोलर। अब पोलर नॉन पोलर वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, पोलर मीन्स विच इज डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, और जो नॉन पोलर होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो हेड ग्रुप जो होता है वो इस टाइप के कंपोजिशन से या इस टाइप के मेटल से बना हुआ, मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि पोलर होते हैं, जो कि डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं, लेकिन जो टेल है वो इस टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, नॉन डिसॉल्वेबल इन वाटर होते हैं,
तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे टेल होती है, टेल बनी हुई होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन्स की जो है ये टेल बनी हुई होती है, ठीक है। और हेड ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है, पोलर प्रोबेबली वो किसी कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या इस टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई अमीन मॉलिक्यूल हो सकता है, या कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो टेल है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की फैटी एसिड की चेन्स की बनी हुई होती है। अब फैटी एसिड की चेन जो होती है वो बेसिकली लिपिड्स ही हो गए, ठीक है, तो वो जो होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर। एक साइड में अगर ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये इसमें क्लियर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक सेल का इमेज ली गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जिसके अंदर क्लियरली विजिबल है कि एक रेलवे ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे एक ये देखेंगे, और सेकंड स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? दिस इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो जिस सेल की स्टडी करी गई है फॉर टेकिंग द इमेज ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये इमेज ली गई है जिस सेल की, वो है इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट यानी ना आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्लियर। तो इसमें डायग्राम में या इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं जो अपनी लिपिड मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बाई लेयर में प्रेजेंट है, यानी जो लिपिड्स की दो लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ इसी टाइप की, जैसे ये जो डायग्राम है, ये वाला, इसी टाइप का ये दिख रहा है, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर में, डबल लेयर में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट चीज, इरिथ्रोसाइट यानी कि जो अपना आरबीसी है, वही क्यों यूज किया गया? अगर एक ये बड़ा सा क्वेश्चन है, व्हाई इरिथ्रोसाइट यूज की, आरबीसी का ही यूज क्यों किया गया फॉर स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? उसका रीजन ये है कि जो आरबीसी होती है या इरिथ्रोसाइट होती है ना, अपनी जो आरबीसी होती है उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता किसी भी तरीके का, ठीक है। तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि इनके अंदर मॉडिफिकेशन हो पाए, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं आरबीसी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो किसी भी टाइप का डीएनए आरएनए नहीं होगा, डीएनए आरएनए नहीं होगा तो किसी टाइप का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं या और कोई भी चीज इंसर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी अपन कहाँ कर सकते हैं? न्यूक्लियस में, ठीक है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो किसी भी टाइप का कोई डीएनए या आरएनए नहीं होगा, जिसकी वजह से प्योर फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की जा सकती है, यानी कि अपन आइसोलेट कर सकते हैं प्योर मेम्ब्रेन। क्लियर? ये मेरे एक बार मेरे पीछे छुप गया, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि आइसोलेट कर सकते हैं अपन प्योर मेम्ब्रेन को, प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे आइसोलेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट,
यहाँ पे एक आपको बॉल लाइक कोई स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला। तो ये एक ओवरव्यू है या एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होती है। ये वाला जो डायग्राम है ये मैं पहले ऊपर दिखा चुका हूँ, उसी को यहीं से जूम किया गया है। और ओवरऑल जो होता है पूरे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो इसी पैटर्न में प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये इसमें बना हुआ है। ये एक सेल का ही डायग्राम है या प्रोबेबली आरबीसी का ही रिप्रेजेंटेशन है, रियल नहीं है बट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस टाइप से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, किस पैटर्न में प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल जो अपनी सेल्स होती है अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है हर सेल में वो कुछ इस टाइप से ही रहता है, बट वो सेल टू सेल वेरी कर सकता है। हर सेल में सेम कंपोजिशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे पूछा गया है, ये बताया गया है टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो देख लिया कि फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पहला फॉस्फोलिपिड यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, पहला फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोटाइडिल कोलीन। फॉस्फोटाइडिल कोलीन, ठीक है। नेक्स्ट, सेम फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमीन। नेक्स्ट वाला होता है फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमीन। थर्ड नंबर होता है फॉस्फोटाइडिल सीरीन। फॉस्फोटाइडिल सीरीन, फॉस्फोटाइडिल सीरीन। फोर्थ होता है फॉस्फोटाइडिल आयनोसिटॉल। फॉस्फोटाइडिल आयनोसिटॉल, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, वो होता है स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। इसके अलावा भी काफी कंपोजिशंस होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स और स्पिंगोमाइलिन होते हैं। इसके अलावा एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक मेजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स दे रखे हैं, इनके आगे इनके जो नाम है, ये बेसिकली इसमें ये जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कोलिन ग्रुप है, इथेनॉल अमीन का ग्रुप है, सेरीन ग्रुप अटैच है, आइनोसिटॉल, आइनोसिटॉल एक शुगर ग्रुप हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो गया, ये अटैच है, वो फॉस्फेट से अटैच है। और उसके बाद में एक फैटी एसिड की चेन है, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम भी शो कर रखा है, ये कुछ ऐसे। यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर ग्रुप है या इधर कॉलिन ग्रुप है, ये सब है, और नीचे जो है फैटी एसिड की चेन है, ठीक है। वही सेम चीज, वो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक। अगर मैं एक स्मॉल यहाँ पे डायग्राम बनाऊं इस चीज का, तो कुछ ये ऐसा बनता है। अगर मैं जैसे कोलिन का बना के देखते हैं, नहीं मेरे पीछे आ जाएगा, मैं हट के
तो ये एक कोलिन ग्रुप है और इसी के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, कुछ ऐसे। ये एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पे चेन होती है लॉन्ग फैटी एसिड की। ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको साइड में बना देता हूँ। ये जो सी एच है ग्रुप, इसके बाद में कुछ ऐसे लॉन्ग फैटी एसिड की चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया लिपिड कंपोजिशन, लिपिड्स की। ये हो गया अपना फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और ये हो गया अपना कोलिन ग्रुप, कोलिन ग्रुप, ठीक है। तो ये मिलके बन गया फॉस्फोटाइडिल कोलीन, फॉस्फोटाइडिल कोलीन। तो बाकी जैसे और भी जो लिपिड्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनके अंदर भी इसी टाइप से कोलिन ग्रुप होता है, या उनके जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, इथेनॉल अमीन का ग्रुप है, सेरीन का ग्रुप है, या आइनोस्टॉल का ग्रुप है, वो इसी टाइप से प्रेजेंट रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का अगर स्ट्रक्चर वैसे कहीं नहीं पूछा जाता, बट वो एक रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का भी, वो भी लिपिड्स का ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और कंपोजिशन बताऊं, एक ओवरऑल अगर आपको कंपोजिशन दी जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो 50% लिपिड्स की होती है और 50% प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन की बात करें ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू 50% लिपिड्स और 50% प्रोटीन्स, 50% प्रोटीन। इसके अलावा भी यहाँ पे 5 to 10% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी किस फॉर्म में होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स में और ग्लाइकोलिपिड्स में। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और दूसरे होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये पूरा दिख पा रहा होगा। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और 50% यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, और 50% यहाँ पे लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स भी जैसे फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में, या स्फिंगोमाइलिन स्फिंगोलिपिड्स की फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट्स बता दिया, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की। और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे एक पूरा क्लियर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, जैसे कि ये देखिए स्फिंगोमाइलिन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्लाइकोलिपिड्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये फॉस्फोटाइडिल कोलिन दिख रहा है, फॉस्फोलिपिड्स है। और ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। सेम वैसे ही इनर साइड में जो सेल के साइटोसोल को फेस करते हुए जो लिपिड्स है, वो भी दिख रहे होंगे, जैसे कि फॉस्फेटाइडिल सीरीन हो गया, फॉस्फेटाइडिल आइनोस्टोल हो गया, और फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमीन हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे इस टाइप से कुछ कंपोजिशन बताई गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स की, कि इसमें भी जैसे देखें तो कुछ जैसे आउटर लीफलेट की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड। यहाँ अगर देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
एक जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर में नहीं बनाई है। तो जैसे यहाँ पे ये इस टाइप से जो लिपिड्स होते हैं, ये है ना, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ लिपिड्स जो हैं वो सेल के इंटीरियर को फेस कर रहे हैं और कुछ लिपिड्स जो हैं सेल के आउटर साइड को फेस कर रहे हैं, यानी कि ये जो साइड हो गई, ये तो कौन सी हो गई, साइटोसोल। और ये क्या हो गया, जो आउटर है ये, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक लिपिड है, ठीक है, ये हो गया साइटोसोल और ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो ये लिपिड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फेस को या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को फेस कर रहा है, और ये वाला जो लिपिड है, ये वाला, ये साइटोसोल को फेस कर रहा है। ठीक है, तो यानी जो लिपिड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को फेस करते हैं, उनको कहते हैं आउटर लीफलेट की तरफ जो फेस कर रहे हैं उसको कहते हैं आउटर लीफलेट, और जो साइटोसोल को फेस कर रहे हैं उनको कहते हैं इनर लीफलेट। क्लियर? तो अब कौन कौन से ऐसे फॉस्फोलिपिड हैं जो इनर लीफलेट में होते हैं, कौन कौन से हैं जो आउटर लीफलेट में होते हैं? ठीक है, तो जैसे अगर आउटर की बात करें, आउटर लीफलेट, तो आउटर लीफलेट में बेसिकली दो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो आउटर लीफलेट में होते हैं। एक होता है फॉस्फोटाइडिल कोलिन और एक होता है स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, दो ऐसे ये फॉस्फोलिपिड हैं या लिपिड्स हैं जो कि आउटर लीफलेट को फेस कर रहे हैं, और इनर लीफलेट में कौन होते हैं? इनर लीफलेट में, वैसे तो इनर लीफलेट में बचे हुए जो भी हैं वो इनर लीफलेट में ही होते हैं, जैसे फॉस्फोटाइडिल सीरीन, फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटॉल और फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमीन। इनको याद करने का तरीका सिंपल है, इसको याद रख लो सीएम से, सी एम, यानी कि ऐसा याद रख लो कि सीएम हमेशा बाहर रहता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर देखें तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो सीएम हमेशा बाहर रहता है। तो इससे ये याद रहेगा कि फॉस्फोटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, स्पिंगोमाइलिन में माइलिन का एम और फॉस्फोटाइडिल कोलिन में से कोलिन का सी, सी एम ऑलवेज ऑन आउटर लीफलेट एंड रेस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स आर ऑन इनर लीफलेट्स। दैट्स इट। ओके, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉस्फोटाइडिल सीरीन होता है, जो अपना फॉस्फोटाइडिल फॉस्फेटाइल सीरीन जो है, ये नॉर्मली कहाँ होता है? ये नॉर्मली इनर लीफलेट पे होता है। नॉर्मली कहाँ होता है? इनर लीफलेट। बट एक ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन को कहते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। इन इन एपोप्टोसिस, या इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो फॉस्फोटाइडिल सीरीन है, ये जो फॉस्फोटाइडिल सीरीन है, ये कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है आउटर लीफलेट पे, आउटर लीफलेट। ठीक है, तो जब सेल के अंदर, मान लीजिए सेल के अंदर कुछ अननेसेसरी चीजें होती है, जैसे अनकंट्रोल डिवीजन होने लग गया, या कोई डीएनए डैमेज हो गया, या कोई ऑर्गेनेल का डैमेज होने लग गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेल जो होती है ना, वो एपोप्टोसिस कंडीशन में चली जाती है, यानी सेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि ऐसे सेल को सरवाइव करके भी अपनी ही बॉडी को नुकसान होता है, तो ऐसी सेल को खत्म कर देती है अपनी बॉडी। ठीक है, लेकिन ऐसी सेल को डायरेक्टली किल नहीं किया जाता, इसके लिए पूरा प्रोग्राम चलता है जिसको अपन कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस। ठीक है, तो अब
सेल को जब जब किल करेगी जब बॉडी, तो डायरेक्टली किल नहीं करेगी, कोई दूसरी सेल्स होती हैं जो इम्यून सेल्स वगैरह मान लीजिए, वही ऐसी सेल को टारगेट करके किल करती हैं। लेकिन वो इम्यून सेल्स जो होती हैं वो ऐसे सेल को पहचानेगी कैसे कि किस सेल को मारना है और किसको नहीं? तो जिस सेल की सरफेस पे या जिस सेल की मेम्ब्रेन पे आउटर साइड में फोस्फोटाइडिल सीरीन दिख रहा होगा, फोस्फोटाइडिल सीरीन जिस मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट पे आया हुआ होगा, यानी कि उस सेल को एपोप्टोसिस कंडीशन में डालना है या उस सेल को प्रोग्राम सेल डेथ में ले जाना है। ठीक है, तो जिन सेल की सरफेस पे फोस्फोटाइडिल सीरीन आ जाता है वो सेल्स किसके अंदर चली जाती हैं? प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस में। तो एक ये कंडीशन होती है फॉस्फेटाइडिल सीरीन की। बाकी इन फॉस्फोलिपिड्स में आउटर लीफलेट पे कौन है? ये दो होते हैं, और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। क्लियर? हाँ, बाकी जैसे और भी फॉस्फोलिपिड्स है कुछ जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, तो सारे इस लीफलेट में जरूर नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिड में भी हो सकते हैं, बहुत रेयरली चांस होता है, बट मिड में हो सकते हैं, लेकिन पूरे अंदर हो पूरे बाहर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, वेरी कर सकते हैं। तो कहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये ऑलवेज बाहर होंगे, ये ऑलवेज अंदर होंगे, ऐसा नहीं, कभी कभी वो मिड में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वापस इस पे ही आते हैं। ये मैंने बता दिया कि अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फोस्फोटाइडिल कोलिन है, स्फिंगोमाइलिन है, ये आउटर लीफलेट की तरफ है। ये क्या है? ये कौन सी कंडीशन है? आउटर, आउटर लीफलेट। और ये तो इसमें बता ही रखा है कि इनसाइड ऑफ द सेल, यानी इनर लीफलेट। अब इनर लीफलेट में देख सकते हैं फॉस्फोडाइलिसिन, आइनोसिटोल, इथेनॉल अमीन वगैरह सारे इनर लीफलेट में। अच्छा, एक चीज और कि मोस्टली जो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह होते हैं ना, वो आउटर लीफलेट की तरफ ज्यादा पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, बहुत रेयरली होता है जो इनर लीफलेट में आ जाए, बाकी नॉर्मली नहीं आते हैं, बाकी नॉर्मली वो आउटर लीफलेट की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं। एक यह चीज बता रखी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एनिमल सेल में स्पेशली। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में ही होता है, प्लांट सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है। नहीं, बैक्टीरिया में हो सकता है, लेकिन मोस्टली कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी नहीं होते हैं, वो अलग फॉर्म के लिपिड्स में होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है मोस्टली एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसका भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट होता है जितने फॉस्फोलिपिड्स का होता है। ठीक है, उसी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये टर्म दे रखा है यहाँ पे, लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट बेसिकली, वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, इसका डायग्राम भी आगे है, कि लिपिड राफ्ट जो होता है ये मूवमेंट को बेसिकली स्लो डाउन, जैसे कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं या कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं या और कोई ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो लिपिड ड्राफ्ट जो होता है ना, ये स्लो डाउन कर देता है मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है। और ये लिपिड ड्राफ्ट बना हुआ किससे होता है? ये बना हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोमाइलिन, इससे मिलके ये लिपिड ड्राफ्ट बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है फॉस्फोलिपिड्स का, उसको ये स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वहीं पे स्टॉप कर देता है, या वहीं पे रोक लगा देता है, वहीं पर रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखें अगर, ये एक मॉडल दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें कि बता रखा है, इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक बेसिकली 3D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें ये देख सकते हैं कि
कई सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई मेम्ब्रेन है, उसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि ये येलोइश कलर में अगर आपको दिख रहा हो, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये जो है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, अंदर की तरफ गए हुए हैं, या किस कुछ कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन को आर पार कर रखा है, जिन्होंने, जिनको ट्रांस कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे जस्ट कोवेलेंटली या फिर नॉन कोवेलेंटली अटैच हो रखे हैं। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स की भी बात अभी आगे करते हैं। जैसे इसमें बता भी रखा है कि इन प्रोटीन्स को, जैसे कि ये जो है, जो कि बस जस्ट अटैच्ड हैं, उनको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। और जो मेम्ब्रेन के अंदर तक गए हुए हैं या मेम्ब्रेन को आर पार कर रखा है, ट्रांस कर रखा है जिन्होंने, उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ये 1972 में सेंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, 3D वे में है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है 3D वे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक्चुअल नहीं है ये, जस्ट इमेजिनरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी दिखती होगी। अब प्लाज्मा प्रोटीन में दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। अभी मैंने जैसे बताया, जैसे कि मान लो, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के साथ ही बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक, ये सेल की, ये इस टाइप से, ये मेम्ब्रेन है सेल की, बाई लेयर वही। ठीक है, तो इसके अंदर ये इस टाइप से लिपिड्स तो होते ही हैं, फॉस्फोलिपिड्स की जो बात करते हैं वो तो होते ही हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो उन प्रोटीन्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक होती है पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे उसके नाम में, ये पेरिफ्री पे प्रेजेंट, यानी कि सरफेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉन कोवेलेंट या कोवेलेंटली, कोई मान लीजिए कि एक ऐसा कोई प्रोटीन है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन की सरफेस से किसी बॉन्ड से अटैच है, या फिर कोई एक ऐसा कोई प्रोटीन है। ठीक है, या कोई एक ऐसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट है। सेम ऐसी इंटरनल भी हो सकते हैं, इंटरनल साइड में भी। ये नॉन कोवेलेंटली या कोवेलेंटली अटैच रहते हैं सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन से। ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है, जो मेम्ब्रेन के सरफेस या पेरिफ्री पे प्रेजेंट। अच्छा, ये दोनों साइड में हो सकते हैं, ये आउटर पेरिफेरल भी हो सकते हैं और इनर पेरिफेरल भी हो सकते हैं, दोनों साइड में हो सकते हैं। लेकिन ये मेम्ब्रेन के अंदर, क्या कह सकते हैं, अंदर तक नहीं गए हुए, ट्रांस नहीं करते होंगे, मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड तक नहीं रहते हैं। ये जस्ट मेम्ब्रेन की सरफेस पे किसी बॉन्ड से, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होता होगा या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता होगा, उससे अटैच रहते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के अंदर तक गया हुआ है। या कोई ऐसा प्रोटीन है जिसने मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रखा है। तो इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर तक गए हो या मेम्ब्रेन को ट्रांस, ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रांस कर रहा है मेम्ब्रेन को, ट्रांस। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोटीन्स को एक नाम और दिया गया जिसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मेम्ब्रेन का जो यहाँ पे हेड ग्रुप है मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये यहाँ पे हेड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ये तो पोलर होते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये तो दोनों साइड से फैटी एसिड से बना हुआ है, फैटी एसिड की चेन है। इसका मतलब ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है हाइड्रोफोबिक कंडीशन। कौन सी? यानी कि मेम्ब्रेन का जो कोर है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन कोर। तो हाइड्रोफोबिक कंडीशंस होती है मेम्ब्रेन के कोर में।
क्यों? क्योंकि फैटी एसिड की लंबी चेन्स होती हैं, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहा है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन ट्रांस कर रहा है, इसका मतलब जैसे अगर आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हो तो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स दोनों टाइप के होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। तो जो प्रोटीन का पोर्शन जो है जो मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहा है, मतलब आर पार निकल रहा है, तो वो इस हाइड्रोफोबिक कोर को भी ट्रांस कर रहा है। यानी कि हाइड्रोफोबिक कोर को अगर ट्रांस करे तो यहाँ पोलर अमाइनो एसिड्स तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यानी कि ये जो पोर्शन होता है ना प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहा है, वो कौन से अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड से। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना अमाइनो एसिड का, ये वाला, ये बना हुआ होता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स का। क्योंकि पोलर अमाइनो एसिड्स तो हाइड्रोफोबिक कोर को पार या ट्रांस कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि जो पोर्शन मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहा है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है। 20 to 25 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, वो भी कौन से? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अच्छा कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये जो प्रोटीन है, ये वाला, इसको मैं अगर दोबारा बनाऊं, ठीक है, तो ये, इसको एक टाइप और कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, स्पैनिंग द मेम्ब्रेन। क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को, लेकिन ये एक ही बार स्पैन कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वन टाइम स्पैनिंग। अब जैसे मान लो कोई ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम्स स्पैन करते हैं, तो वो यहाँ से ये दोबारा ऐसे जाते हैं, डबल स्पैनिंग, 3 स्पैनिंग, 4 स्पैनिंग, 5 स्पैनिंग। ठीक है, तो इस टाइप से मल्टीपल टाइम जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर सकते हैं, और जितनी बार भी स्पैन करेंगे जो स्पैनिंग पोर्शन होगा वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पोर्शन जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, और अगर पूछ ले कि बताओ एक कोई प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पैन कर रहा है, 5 टाइम स्पैन कर रहा है, तो टोटल उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहे हैं? तो जस्ट कुछ नहीं करना, 20 इंटू अपन को 5 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 टू जा 10, 100। यानी यहाँ टोटल कितना अमाइनो एसिड जो मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 100 अमाइनो एसिड्स, अप्रोक्सीमेटली, इट कैन वेरी। ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कैसे मेम्ब्रेन को ट्रांस किया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे दे रखी है, बाकी जो मैंने जितनी भी चीज थी वो नीचे डिस्क्राइब कर दी। पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स का यहाँ पे बता रखा है। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से डिसोशिएट किए जा सकते हैं। क्यों डिसोशिएट किए जा सकते हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन से कोवेलेंटली या नॉन कोवेलेंटली अटैच रहते हैं, तो अपन कुछ ऐसे रिएजेंट्स का ट्रीटमेंट देके इनको मेम्ब्रेन से डिसोशिएट कर सकते हैं, और वो ट्रीटमेंट क्या होगा? आइदर एक्सट्रीम पीएच या फिर हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। ठीक है, जिससे ये होगा कि ये जो प्रोटीन्स है ये सिर्फ मेम्ब्रेन से डिसोशिएट होंगे। ये पर्टिकुलर इससे ये ना तो ये प्रोटीन खराब होंगे, ना ही अपनी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय करने की जरूरत पड़ेगी। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं बेसिकली ज्यादातर, तो एक बार इनको जब डिसोशिएट कर देते हैं तो ये सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? एक्वस बफर के अंदर ये सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होते हैं या इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर जो पोर्शन होता है लिपिड बाई लेयर का, उसके अंदर इंसर्ट नहीं किए जा सकते। तो बेसिकली ये किससे अटैच रहते हैं? ये मेम्ब्रेन से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू अटैच रहते हैं। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, या तो वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है या कोई कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है जिसको इजीली एक्सट्रीम पीएच देके डिस्टर्ब किया जा सकता है या वहां से हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर तक गए हुए होते हैं, या ये मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन करते हैं, मेम्ब्रेन को ट्रांस करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं।
अगर इस टाइप की प्रोटीन को अपन को मेम्ब्रेन से हटाना है या मेम्ब्रेन से निकालना है ना, तो अपन को पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, पूरा मेम्ब्रेन को खत्म करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के प्रोटीन्स बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, यानी इसको देखे ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को डिस्टर्ब कर देगा, तभी इस टाइप के प्रोटीन जो है वो निकल के बाहर आएंगे। आइदर कई ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट अगर दें, वो मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, और इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इंटीग्रल प्रोटीन, ये एक्वस बफर में या किसी भी पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से मोस्टली बने हुए होते हैं। ठीक है, तो और जो ये इंटीग्रल कोर में होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हाइड्रोफोबिक कोर होता है, उसके अंदर भी ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू टाइटली अटैच रहते हैं। इसी वजह से ये नॉर्मल ट्रीटमेंट देके इनको डिसोशिएट नहीं किया जा सकता। इनको डिसोशिएट करने के लिए अपन को मेम्ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, ये सेम चीज है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स हैं, ये जैसे ये वाला प्रोटीन है या ये वाला प्रोटीन है, ये क्या है? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये वाले, ये मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहे हैं। तो ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे यहाँ पे ये सिंगल टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, यहाँ पे ये 3 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम भी स्पैन कर सकते हैं, सिंगल टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रोटीन्स क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। अब जैसे ये मेम्ब्रेन को ट्रांस कर रहा है, मेम्ब्रेन के आर पार गया हुआ है, तो इस प्रोटीन को जब अपन को डिसोशिएट करना है मेम्ब्रेन से, तो ये इजीली डिसोशिएट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनके साथ ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कर रहे हैं। इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से ये टाइटली एसोसिएट रहता है मेम्ब्रेन से। तो इनको जब अपन को डिसोशिएट करना है, तो सबसे पहले वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तोड़ना पड़ेगा, और उससे पहले अपन को पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को ही डिसोशिएट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के जो लिपिड्स हैं, या इस टाइप की जो प्रोटीन्स हैं, वो निकल के मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे। अदरवाइज इन प्रोटीन्स को इजीली मेम्ब्रेन से डिसोशिएट करना नहीं है सही, इजीली नहीं हो सकते ये। इनके लिए अपन को मेम्ब्रेन को ही डिस्टर्ब करना पड़ेगा। एट द एंड, जो मैंने पहले बात करी थी लिपिड राफ्ट की, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड राफ्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है। जैसे ये फॉस्फोलिपिड्स हैं ये सारे, इनके बीच में कुछ एक ऐसा पैच आता है, इसको अपन कहते हैं लिपिड, ये इसको कहते हैं लिपिड राफ्ट, लिपिड राफ्ट। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है? जैसे मैंने बताया था, ये कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, इनसे मिलके ही बना होता है लिपिड राफ्ट। और ये क्या करता है? ये स्लो डाउन कर देता है द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्लो स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है, उसको ये स्लो डाउन कर देता है लिपिड राफ्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन, ये जो होते हैं, इनकी कंपोजिशन इतनी ज्यादा टाइट रहती है, इतनी ज्यादा ये टाइटली एसोसिएट रहते हैं कि किसी भी टाइप का जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उसकी मूवमेंट ये होने ही नहीं देते, उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। Okay? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये फॉस्फोलिपिड्स, या आपने जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसके बारे में कुछ एक बेसिक नॉलेज थी। इसके बाद में जो फॉस्फोलिपिड्स के चैनल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसफर कैसे होता है, आयंस का ट्रांसफर कैसे होता है, किस टाइप का चार्ज फॉस्फोलिपिड्स पे प्रेजेंट होता है, किस टाइप का चार्ज मेम्ब्रेन पे होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।